नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं मनी 9। टैक्स का नाम सुनकर कई लोगों को टेंशन हो जाती है। अगर टैक्स का नाम आपके लिए भी टेंशन है तो हम हाजिर हैं टैक्स से जुड़ी आपकी हर टेंशन को दूर करने के लिए। हम आपसे टैक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी मुश्किल को आसान करेंगे। यहाँ आपको टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपकी टैक्स से जुड़ी बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। हमारे शो में बलवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज के शो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। एनपीएस में निवेश पर कैसे टैक्स लगता है? क्या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में निवेश करना सही है? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस कितना अच्छा है? एनपीएस और ईपीएफ में अगर चुनना हो तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? इन्हीं सब बातों पर बात होगी और हम जैसा आपको बता चुके हैं कि हमारे साथ इस पूरी बातचीत में आज होंगे बलवंत जैन जी, जो कि इन्वेस्टमेंट और टैक्स एक्सपर्ट हैं। बलवंत जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने शो पर। आपके साथ बातचीत का दौर शुरू करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जैसा कि हमने कहा है कि आपकी टैक्स से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बलवंत जी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा एक मेथड फॉलो करना है। आपको व्हाट्सएप करना है हम लोगों को, और व्हाट्सएप जो है, इसकी व्हाट्सएप के साथ साथ जो व्हाट्सएप आपको करना है वो करना है 9311211874 नंबर पर। और इसके साथ साथ अगर आप ये हमारा शो YouTube पर या Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइव कमेंट बॉक्स में जा कर के शूट कर सकते हैं। अपना जो भी सवाल है आप वो पूछ सकते हैं और हम अपने शो में उसको रियल टाइम में बलवंत जी से पूछेंगे। आप ये जो हमारा शो है वो इंस्टा पर भी चल रहा है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। बलवंत जी, हमारे पास दर्शकों के सवाल हैं, उससे पहले हम आपसे कुछ बातें, जो बेसिक बातें हैं एनपीएस से जुड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस जो है एग्जैक्टली क्या है और कौन से लोग होते हैं जो इसमें खाता खोल सकते हैं? देखिए प्रगति, ऐसा है कि 1 जनवरी 2004 से गवर्नमेंट ने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने एम्प्लॉय थे, पहले उनको जैसे डिफाइंड बेनिफिट, मतलब वो पेंशन मिलती थी, भले कितना 20 साल का नौकरी किया हो या इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसकी जगह गवर्नमेंट ने ये एनपीएस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है। मतलब आपका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे आपका जो पैसा इकट्ठा होगा और आपको उस हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई भी जो इंडियन सिटीजन है, वैसे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है, वो 75 साल की उम्र, 70 साल की उम्र कंप्लीट होने तक अब एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है। तो एनपीएस में आप पेंशन सिस्टम है, इसमें आप जितना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और अगर आप 18 से 70 साल की उम्र में हैं और आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि इसमें निवेश कर सकते हैं। तो बलवंत जी, एनपीएस में 2 तरीके होते हैं, एक टियर 1 होता है और एक टियर 2 होता है। इस तरह के अकाउंट होते हैं। अगर मैं पूछूँ कि इन दोनों अकाउंट्स में अंतर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अलग किस तरह से हैं? देखिए प्रगति, ऐसा है कि जो एनपीएस का जो बेसिक अकाउंट है वो टियर 1 अकाउंट है, जो मैंडेटरी है। टियर 2 अकाउंट है वो ऑप्शनल है। जो टैक्स बेनिफिट वगैरह जो है वो टियर 1 अकाउंट में ही मिलते हैं। टियर 2 में सिर्फ एटीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 3 साल के लॉक इन के साथ में मिलता है। तो टियर 1 में जो आपने पैसा डाला है वो आप निकाल नहीं सकते हैं। टियर 2 अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट जैसा हो गया, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में कैसे पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, ऐसे आप टियर 2 में से पैसा निकाल सकते हैं। टियर 2 में से आप चाहे तो आप अपना टियर 1 में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप टाइमिंग देख रहे हैं कि भाई मार्केट थोड़ा ठीक होगा, थोड़ा मेरा फेवरेबल होगा, तब मैं पैसा डालूंगा, तब तक आप अपना पैसा जो टियर 2 अकाउंट है उसमें पार्क कर सकते हो। टियर 2 में से टियर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। टियर 2 अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, टियर 1 अकाउंट मैंडेटरी है। मतलब आप चाहे तो टियर 2 अकाउंट खोलें, नहीं चाहे तो आपको टियर 2 अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। पर टियर 1 अकाउंट है वो बेसिक, जो एनपीएस का अकाउंट है वो टियर 1 अकाउंट है, और वो जो टैक्स बेनिफिट वगैरह भी है
वो मोस्टली टेक टीयर 1 में ही मिलती हैं। टीयर 2 में सिर्फ मैंने जैसे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 3 साल के लॉक इन के साथ में एटीसी में बेनिफिट मिलता है। ओके तो अगर मतलब कोई भी इंसान, जितना मैं समझ रही हूँ कि इंडियन सिटीजन अगर एनपीएस में निवेश करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका टीयर 1 में ही अकाउंट खुलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो टीयर 2 के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। टीयर 2 में 3 साल के लॉक इन के बाद में आपको टैक्स बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। इसके साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि इसको सेविंग अकाउंट, तो क्या ज़रूरत हो तो क्या पैसा विड्रॉ भी किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ ऑप्शन होगा? मैंने बताया ना, जैसे टीयर 2 में तो आप जैसे चाहे और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, मतलब ये एकदम आइडेंटिकल है आपका सेविंग बैंक अकाउंट जैसा। और मैंने जैसे वो टैक्स बेनिफिट का बताया टीयर 2 का, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ही अवेलेबल है। बाकी आप टीयर 2 में जो पैसा डालते हैं उसके लिए कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको इस बात का फ़ायदा होगा अगर आपका उनका टीयर 2 अकाउंट है। सर एनपीएस काफ़ी पॉपुलर है, मतलब अगर टैक्स सेविंग की बात की जाए तो सभी अमूमन कहते हैं कि चलो हम एनपीएस में निवेश कर देते हैं। अगर मैं पूछूं एक आम आदमी को अगर आप सलाह देते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करो, तो किस कारण, जो एक रीजनिंग है कि क्यों किसी को एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए प्रगति ऐसा है कि आपकी जो सेविंग है वो टैक्स बेनिफिट से ड्राइव नहीं होनी चाहिए। जो आपके गोल है उसके बेसिस पे आपको अपनी सेविंग डिसाइड करनी चाहिए। इंडिया में जैसे कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है जो या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके लिए रिटायरमेंट के लिए दे आर लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जैसे जिस किसी को अगर पेंशन मिलने वाली है या कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह ईपीएफ वगैरह मिलने वाले हैं, उनकी बात अलग है। बाकी जिन लोगों के पास अपना रिटायरमेंट के लिए कोई सेविंग करने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो उनके लिए एनपीएस एकदम बढ़िया है। और जब तक आपके ऊपर फोर्स नहीं होगा आपको सेविंग करने का, तो आप सेविंग नहीं करेंगे और आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो आप अगर एनपीएस में सेव करेंगे तो ओवर द पीरियड आपको जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और नॉर्मली उस पैसे को आप 60 साल के पहले विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जो रिटायरमेंट का गोल है वो जियोपार्डाइज नहीं होगा और आपका रिटायरमेंट के लिए उसमें पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है, जैसा कि बलवंत सर बता रहे हैं कि एनपीएस में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, अगर आपको किसी तरह की पेंशन नहीं मिलने वाली है और आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी खुद के ऊपर ही डिपेंड हैं, तो उस सूरत हाल में आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए। स्पेशली अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तब इस स्कीम का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक सेविंग की आदत पड़ेगी जिससे कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे, और सेकंड चीज़ जो है इसमें टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है। सर ये तो बात हुई कि क्यों करना चाहिए, हम बात करें टैक्स सेविंग की। तो एनपीएस में निवेश करके टैक्स सेविंग कैसे की जा सकती है, या अगर मैं कहूँ कि किन किन सेक्शंस में इसके थ्रू डिडक्शन लिया जा सकता है? हाँ देखिए, जहां तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि टीयर 2 अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 3 साल का लॉक इन के साथ में मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन करता है, तो अगर सैलरीड है तो उसका सैलरी का 10% और नॉन सैलरीड है तो उसका 20% है। यह डिडक्शन जो है वो ATCCD 1 में मिलता है, और यह जो है वो ओवरऑल लिमिट जो 1.5 लाख रुपए की है वो ATCCE में है, जो कवर करता है आपका ATC का डिडक्शन और ATCCD 1 का। तो ये तो हो गया 1.5 लाख का। इसके अलावा एक्सक्लूसिव आपको एक 50,000 का डिडक्शन है, वो ATCCD 1B में मिलता है, वो ओवर एंड अबव है। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है, उनका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% तक आपका टैक्स फ्री है, और बाकी लोगों के लिए 10% है। परंतु इसमें एक ओवरऑल लिमिट है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में, आपका एनपीएस में और आपका सुपर एन्युएशन में एक साल में अगर कुल मिला के 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा।
तो अगर जैसे आपका सुपर एन्युएशन नहीं है, ईपीएफ नहीं है, तो आपका एम्प्लॉयर 7.5 लाख रुपए तक आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 10%, वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है। तो यह जो जो हाई सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए टैक्स प्लानिंग का एक अच्छा जरिया हो सकता है। तो अगर आप हाई सैलरीड हैं तो बलवंत सर ने बताया कि किस तरह से आपकी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बार बार हम बता रहे हैं कि 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में टैक्स सेविंग का फ़ायदा हो जाता है। 50,000 रुपये की स्कीम का 50,000 जो रुपये की टैक्स सेविंग है उसका भी फ़ायदा आप इसकी ATCCDE, एम आई राइट सर? 1B, ATCCD 1B, यह एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। मतलब अगर ये आप 50,000 नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं डाल के मैं और कहीं डाल दूं। आप ये डिडक्शन आपको सिर्फ एनपीएस में ही मिलेगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा प्रगति की, ये जो भी बेनिफिट है ATCCD, ATCCD 1B, ATCCD 2, यह सिर्फ आपको जो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो मिलेगा। अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। जो ATCCD 2 है वो मिलेगा, परंतु जो आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है या ATCCD 1B है वो आप नए टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपको एनपीएस के थ्रू टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाना है तो आपको पुरानी टैक्स रिजीम के थ्रू ही मिल सकता है। इसमें सारे फ़ायदे आपको टैक्स जो न्यू रिजीम है उसके तहत नहीं मिलते हैं। काफ़ी फोकस करके देखने वाला शो है। मुझे लगता है कि मेरी सेविंग लिस्ट में भी जाएगा कि जब भी ज़रूरत हो आप पलट के देख सकते हैं कि एनपीएस में अगर प्लान करें टैक्स सेविंग के लिए, निवेश के लिए, तो आपको कहाँ कहाँ पर और किस तरह से छूट मिल सकती है। उसके लिए बहुत ही हैंडी होने वाला है ये शो। सर, अगला सवाल मेरा है कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के जो ऑप्शंस दो होते हैं, एक होता है कि एक्टिव ऑप्शन और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। इनका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में टाइम टू टाइम डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लेड बैक रहते हैं कि एक बार पैसा डाल दिया, पड़ा है, कुछ करने का नहीं। तो जो लोग एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं उनके लिए एक्टिव चॉइस है, जिसमें मैक्सिमम 75% तक का इक्विटी अलाउड है। और जो ऑटो चॉइस है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका एज के बेसिस पे आपका 3 कैटेगरी में कैटेगराइजेशन होता है, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। और उसके बेसिस पे आपका जो इक्विटी और जो प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड है उसका रेशियो डिसाइड होता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन दोनों कंपोनेंट का प्रोपोर्शन कम हो जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो है वो प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो जैसे वैसे ही आपको जो रिस्की, रिलेटिवली जो रिस्की असेट क्लास है जैसे इक्विटी है या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो थोड़े 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 रिस्की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो 100% सेफ है। तो ऑटो चॉइस में आपका आपके जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाता है, इक्विटी और प्राइवेट बॉन्ड में से। तो सर, आपने बताया कि किस तरह से मतलब ये एक इन्वेस्टर की कितनी रिस्क एपेटाइट है और किस तरह की एज ग्रुप में वो हैं, उस तरह से एसेट डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि एनपीएस जो कि इतना सेफ माना जाता है, टैक्स सेविंग भी करता है, तो इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा किस तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और अगर मैं बात करूं कि इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना तक मिल सकता है? देखिए, जहां तक जो असेट क्लास का है, ये 4 असेट क्लास है, उसमें आपका एनपीएस का पैसा जाता है। मतलब आपको चॉइस है 4 असेट क्लास का। पहला इक्विटी है, दूसरा जो प्राइवेट बॉन्ड्स है, तीसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और चौथी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। तो यह 4 में आपका पैसा जो है वो निवेश होता रहता है। जहां तक रिटर्न की बात आप कर रही है, रिटर्न जैसे ये न तो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या पीपीएफ स्कीम है जहां पे आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से डिसाइड है। तो जो इस पे जो रिटर्न आता है वो क्या आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रहा है
या आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से बुल फेज में या बेयर फेज में है, उस पर जो रिटर्न है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब रिटर्न पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 9-9.5% के आसपास जो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको आपके एनपीएस पर रिटर्न आ सकता है। तो इस पर ऐसे कोई प्री डिफाइंड रिटर्न नहीं होता कि इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ जिस तरह की अभी तक की जो बात रही है, जो हम बोल सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि ऑन एन एवरेज 9 से लेकर 9.5% तक का रिटर्न ईजिली मिल जाता है। सर ये तो बात हुई कि हम किस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और कितना तक रिटर्न मिलता है, लेकिन बेसिक देखा जाता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो एनपीएस में पैसा इकट्ठा होता है उसमें से 40% से ये जो एन्युटी यानी कि पेंशन प्लान जो होता है वो खरीदना होता है। एन्युटी प्लान से कितना रिटर्न मिलता है और इस पर टैक्स की बात करूं तो कितना टैक्स देना पड़ता है अगर देना पड़ता है तो? पहले मैं बता देता हूं कि जो आपका 40% है उसकी एन्युटी खरीदनी है, 60% वो आपके हाथ में टैक्स फ्री आता है। जो एन्युटी आप खरीदते हैं उससे आपको पेंशन, पीरियडिकली पेंशन आएगी और वो पेंशन आपके हाथ में टैक्सेबल है और वो आपकी जो रेगुलर इनकम है, जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से ही टैक्सेबल होगी। जहां तक प्रश्न आपका एन्युटी पे क्या रिटर्न आता है, मतलब तो वैसे जनरली अभी का जो मार्केट सिनेरियो है वो 6% के आसपास आपको एन्युटी का रिटर्न देता है। प्रगति में एक बात बताना चाहूंगा कि जो एन्युटी के रिटर्न भी है वो आपका जो अभी कौन सा इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रहा है उसके बेसिस पे आपको एन्युटी के रिटर्न डिसाइड होते हैं। मतलब एन्युटी के रिटर्न भी जैसे मैंने बताया कि एनपीएस के रिटर्न के जैसे फिक्स नहीं है, परंतु एक बार आपने एन्युटी खरीदी तो आपका जो रिटर्न है वो फिक्स हो गया। मतलब जब आप एन्युटी खरीदते हैं तब आपका प्रोजेक्टेड है कि ये रेट से आपको रिटर्न मिलेगा, पर जरूरी नहीं कि वो रेट आपको 5 साल बाद भी मिलेगा। 5 साल बाद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कोई अलग साइकिल में हो, तो तभी एन्युटी जो है वो आपको दूसरा हायर या लोअर रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर सकती है। ओके सर, तो ये तो बात हुई एन्युटी की, जो 40% का एक मैंडेटरी होता है कि आपको खरीदना पड़ेगा। एनपीएस में रिटर्न जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, तो क्या मान लिया जाए, मतलब एनपीएस और ईपीएफ में अगर किसी को चूज़ करना हो तो आप क्या सलाह देंगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मान लिया जाए कि एनपीएस जो होता है वो ईपीएफ से बेटर है? मेरे हिसाब से यह प्रश्न जो है नो ब्रेनर है। मतलब अभी क्या है कि ईपीएफ में, चूंकि ईपीएफओ को इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ कर दिया है तो थोड़ा रिटर्न वहां भी इम्प्रूव हो रहा है। प्लस सबसे बड़ा जो फायदा है कि आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आप अपना जो ईपीएफ का जो पैसा है वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं और अब जहां चाहे जैसे चाहे उसको निवेश कर सकते हैं। जो और आप अगर टैक्स फ्री प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके सामने जो एनपीएस का जो 40% पैसा आपको एन्युटी खरीदने में डालना पड़ता है और उससे जो पेंशन आती है वो टैक्सेबल है। तो मेरी राय में, मतलब अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं जो प्रोविडेंट फंड ईपीएफ है उसको चूज करूंगा, क्योंकि मैं आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि मुझे कहाँ मेरा पैसा निवेश करना है। अगर मैंने टैक्स के लिए एनपीएस में पैसा डाला है तो हो सकता है रिटायर होने के बाद मैं मेरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना पसंद करूंगा जहां पे रिलेटिवली कम टैक्स रेट आएगा। तो बेसिकली एन्युटी जो खरीदने का कंपल्शन है उसकी वजह से आप ईपीएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उसमें फैसला आपके हाथ में होगा कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं।